स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, इसका है पार्ट नेक्स्ट। देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि डिजिटल फाइनेंशियल हम लास्ट 2 क्लासेस में हम देख रहे थे कि हम ऐसे डिजिटल फाइनेंशियल बेसिकली होता क्या है, कंपनी को इससे क्या बेनिफिट है और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। आज हम इसमें देखेंगे ऐसे कौन कौन से मेथड है जिस मेथड के थ्रू से हम क्या करते हैं, डिजिटली पेमेंट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड होता है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो हमें OTP आता है। OTP मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। OTP बेसिकली आपका एक पासवर्ड है, पिन है, जिससे जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन एक सेशन वो प्रोवाइड करता है, एक टाइम प्रोवाइड करता है, जिस टाइमिंग के बीच में आप क्या कर सकते हो, उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो OTP अगर आपका उस विद इन अ टाइम अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, और अगर OTP का वो टाइम अगर आउट हो जाता है तो आपकी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट नहीं होती है। तो OTP is a one-time password known as a one-time PIN. It is a password that is valid for only one login session or transaction. यानी कि अगर हम कोई लॉगिन कर रहे हैं, यस स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओके प्रेजेंट कर सकते हैं। अब शो हो रही है आपको? हाँ, बाकियों को हो रही है गुरदीप। एक बार आप अपना थोड़ा नेटवर्क या तो 1-2 मिनट वेट करो, क्या पता आ जाए स्क्रीन। और अगर काफ़ी टाइम तक अगर नहीं आती है तो फिर दोबारा से या तो लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लेना, मे भी शायद हो जाए, नेटवर्क का इशू होगा। तो इट इज़ अ पासवर्ड, इट्स वैलिड फॉर द वन टाइम लॉगिन सेशन और द ट्रांजेक्शन। यानी कि जब भी हम कभी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के टाइम पे भी हमें OTP आता है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप ऑनलाइन तो भी आपका OTP आता है। ये आपकी डिजिटल डिवाइस को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली, कि आप एक और पर्सन को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है कि जो पर्सन इस ट्रांजेक्शन को कर रहा है या जो लॉगिन कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। OTP avoid a number of the shortcomings that are associated with the traditional password-based authentication. With the increase in the cybercrime threat, it has become more and more necessary to upgrade the security standard of your web application. You need to make sure your user account are safe. हमें क्या करना है, बेसिकली अनऑथोराइज एक्सेस से अपने अकाउंट को या अपनी ट्रांजैक्शन को बचाना है। तो पहले जो ट्रांजैक्शन का तरीका होता था, ये प्रॉपर एक पासवर्ड होता था, एक लॉगिन आईडी होती थी। आप आईडी करेंगे, पासवर्ड आप फिल करेंगे, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मिल जाती थी। लेकिन अब OTP से क्या होता है, OTP से आपके काफ़ी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, और अगर कोई अनऑथोराइज यूज़र अटेम्प्ट कर रहा है आपके सिस्टम को या आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो उससे भी हमारा OTP से उससे भी हमारा हम पता लगा सकते हैं, या अनऑथोराइज यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अनऑथोराइज मैनेजर ऑन द नेटवर्क एजेंट जनरेट अ नंबर वन टाइम पासवर्ड एल्गोरिथम. The same number algorithm is used for the security token on the smart card or the device to match the validate the one time password and user. ये क्या होता है, सर्वर से एक OTP जनरेट होता है, पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम के थ्रू से कोई भी रैंडम नंबर एक जनरेट होगा, और वही एज अ टोकन, सिक्योरिटी टोकन हमारे लिए यूज़ होता है कि यूज़र को पहचानने के लिए कि यूज़र वही है, और जो उसका डिवाइस है, जिस डिवाइस से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो डिवाइस भी उसका सेम ही होना चाहिए, उसी के पास ही होना चाहिए। इसलिए एक टाइम लिमिट भी रखी गई है। एडवांटेज क्या है, OTP अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ द IT एडमिनिस्ट्रेशन and security manager face the password security.
They do not have to worry about the composition rule, known bad and weak password, sharing the credential and reuse the same password or the multiple account and the system. The another advantage of the OTP is that they become the invalid in a minute. They prevent the attack from the obtaining the secret code and reusing them. अब देखो OTP के बेनिफिट सबसे पहले यही है कि जब हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो पासवर्ड नॉर्मली लोग कैसे पासवर्ड रखते हैं कि जो उनको याद रहे, ठीक है, जो कॉमन से होते हैं नॉर्मली, तो उसको हैक करना ना बहुत इजी होता है। पासवर्ड को हैक करना बड़ा इजी है। आप अगर पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम में पासवर्ड है, पासवर्ड हर कोई इजीली, मतलब हैकर्स जो है वो इजीली उसको हैक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है किसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे और वो आपसे लिंक करते होंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ अपना या तो डेट ऑफ बर्थ डालते हैं या किसी पर्सन का नाम डालते हैं या कोई एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं। तो इस तरह से जो नॉर्मली कॉमन जो होता है हम वो पासवर्ड नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो OTP उसी चीज़ के लिए इसमें बेनिफिट है, क्योंकि पासवर्ड हमेशा एक जैसा रहता है और उसको एक लॉन्ग टाइम के अंदर उसको हैक करना ईजी है। OTP से बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये मतलब कुछ ही टाइम में ये इनवैलिड हो जाता है और OTP हर बार नया जनरेट होता है, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम से जनरेट होता है और उस OTP को दोबारा से रीयूज़ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें जो अटैक के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। OTP password example. OTP security token are the microprocessor based smart card and the pocket size key fobs that use a numeric and alphanumeric code to authenticate access to the system or the transaction. यानी कि OTP कैसे जनरेट होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्मार्ट कार्ड इसको जनरेट करता है और ये हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक रहता है। ये न्यूमेरिक में भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक में भी हो सकता है। दिस सीक्रेट कोड चेंज एवरी 30 to 60 सेकेंड्स और 30 से 60 सेकेंड्स में हमेशा बदलता रहता है। तो ये टोकन जो OTP एज अ टोकन जो हम यूज़ करते हैं, इसको मोबाइल डिवाइस ऐप सच एज द गूगल ऑथेंटिकेटर rely on the token device and the PIN generate the one time password, the two step verification. ये बेसिकली क्या है, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि पहले एक सर्वर ने एक नंबर जनरेट करा, ठीक है, और वो आपके डिवाइस पे आपको भेजा गया, यानी कि जस्ट सेंड कर दिया। बट हमारी तरफ से जब हम OTP देते हैं तो वो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट होती है। हम एक्नॉलेजमेंट दोबारा से सर्वर को दे रहे हैं कि येस जो आपने हमें डेटा भेजा था वो सेम डेटा हम आपको सेंड कर रहे हैं, यानी कि ये ऑथोराइज है। तो इसको हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। जब सर्वर हमें डेटा भेजता है और उसके बाद जब हम उसको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे जब सेम चीज़ भेज देते हैं तो वो वेरीफाई हो जाती है। तो ये होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन और OTP से यही हमारी वेरिफिकेशन होती है। OTP secure the token can be implemented using hardware software on demand. Unlike the traditional password, that remains static and expire every 30 to 60 days. तो यहाँ पर जो OTP होती है ये आपका सॉफ्टवेयर भी जनरेट करता है, हार्डवेयर भी जनरेट करता है। बट जो पासवर्ड था, पासवर्ड बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता था, वो एक्सपायर नहीं होता था, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता था। तो उसको हैक करने के लिए हैकर्स को बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम मिल जाता था। बट वन टाइम पासवर्ड आपका जो है वो कुछ सेकेंड्स के लिए यूज़ होता है, कुछ मिनट्स के लिए यूज़ होता है, तो इट्स मोर सिक्योर। फीचर क्या है, बेसिकली फीचर होते हैं वन टाइम पासवर्ड इज नोन एज अ वन टाइम पिन। इट्स अ पासवर्ड एंड वैलिड ओनली वन लॉगिन सेशन। एक बार में किसी एक ही लॉगिन सेशन के लिए यूज़ होगा या एक ही ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होगा, मल्टीपल के लिए यूज़ नहीं हो सकता, मल्टीपल डिवाइस में नहीं यूज़ कर सकते हो। OTP avoid a shortcoming associated with the traditional password based authentication. जो पुराना पासवर्ड बेस्ड से जो हम यूज़र को ऑथोराइज करते थे उससे OTP बहुत ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा सिक्योर है। A number of implementation also incorporate the two-factor authenticator by ensuring the one-time password requires access to something a person as well as something a person known in our system. Overflow the OTP can be
configured according to the merchant name। तो OTP जो है वो हमारा डिफरेंट मेथड है जिससे OTP जनरेट होता है और कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके बाद आता है QR। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स इज अनदर वे जिसमें आप क्या कर सकते हैं, QR कोड जब आप स्कैन करते हो तो उसके थ्रू से भी आप क्या करते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड इज द ट्रेडमार्क फॉर द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स बारकोड फर्स्ट डिज़ाइन किया था 1994 में ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इन जापान में ये हुआ था। अ बारकोड इज अ machine readable optical label that contain the information and the item which is attached. In practical, the QR code often contain the data for a locator, identifier, tracker and point a website or application. A QR code use the 4 standard encoding machine: numeric, alphanumeric, binary and kanji, store data efficiently. Extension may also be used. A QR code consists of the black square arranged in a square grid on the white background, which can be read by the imagined device such as the camera and processed using the Reed-Solomon error correction until the image can be appropriately interpreted. The required data is then extracted from the pattern and then present in the both horizontal and vertical component of the image. अब QR कोड के अंदर जो हमारा बार बने हुए होते हैं, बार का मैट्रिक्स बना हुआ होता है और उसके अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कहो या अगर आपको पेमेंट करनी है तो उसकी सारी डिटेल उसके अंदर होती है QR कोड के अंदर। QR कोड आपका जनरेट कैसे होता है, इसको जनरेट करने के लिए मतलब QR कोड न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, बाइनरी और एंड कंजी, ये आपके मेथड्स होते हैं जिससे जो एनकोडिंग होती है इसकी, ठीक है, इसको अलग अलग मेथड के थ्रू से एनकोड किया जाता है और एनकोड करने के बाद फिर उसमें जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप कर सकते हो। आप पे कर सकते हो, आप डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। तो ये भी आपका एक ऐसा मेथड है कि आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जो डिवाइस उसको रीड करे और उसके पास फर्दर आगे एक्शन परफॉर्म करे। नेक्स्ट आता है UPI। UPI सभी यूज़ करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं। It's a system that powers the multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank, merging several banking features, seamless fund routing, and merging payment into one hood. It also caters to the peer-to-peer collect request, which can be scheduled or paid as per requirement and convenience. With the above concept in the mind, NPCI conduct the pilot project launched the 21-member bank. The pilot project launched on 11th April 2016 by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor RBI at Mumbai. Bank have started uploaded their UPI-enabled app on Google Play Store on 25th August 2016 onwards. जो UPI बेसिकली जो फंक्शन में आया, UPI जो हमारे लिए प्ले स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे जो आया था वो 25 अगस्त 2016 के बाद से हमारे पास अवेलेबल हुआ। UPI से क्या कर सकते हो, आपका एक UPI नंबर होता है, उससे आप बैंक को कनेक्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर बैंक के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, आपको पेमेंट करनी है, ये सारे फीचर्स जो है वो UPI के अंदर अवेलेबल होते हैं। एक बार आप UPI बना लेते हैं देन उसके बाद उसको आप हर बार यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। फीचर ऑफ UPI: one can transfer fund from the customer bank account to the another bank account by the UPI app in the smartphone। हम वही है फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और आप पेमेंट भी कर सकते हो। आपको पेमेंट करने का ऑप्शन भी आ गए हैं UPI के थ्रू से।
नेक्स्ट आपका मेथड होता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से भी आप पे कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग हेल्प टू सेव द योर टाइम प्रोवाइडिंग द डिजिटल सर्विस। इंटरनेट बैंकिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट है? ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर, आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आपके अकाउंट को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, मेक पेमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड क्रेडिट कार्ड बिल, आप किसी भी टाइप के बिल आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से। ओपन एंड रिन्यूअल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगर आपको ओपन करना है कोई अकाउंट तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से आप कर सकते हैं। रिचार्ज एंड पेमेंट ऑफ द डेली नीड, आपको कोई रिचार्ज करना है, आपको फीस पे करनी है, ये सारे जो टास्क है आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू से हो जाता है। इसमें बैंक के थ्रू से आपको इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस आपको लेनी होती है और सर्विस लेने के बाद वो आपको पासवर्ड को प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आप जाके अपनी सारी बैंक की जो डिटेल है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी नेट बैंकिंग उनकी वेबसाइट पे, और वहाँ से आप कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, आपको पेमेंट करनी है, ये सारे आप अपनी फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और तरीका है NEFT का। NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे हम जो फंड ट्रांसफ़र करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र करते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र इज़ अ नेशन वाइड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम formulated maintained by the RBI. It helps to transfer the fund between the customer of the bank across the country. It was started in 2005. जो NEFT है वो आप पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। NEFT फॉलो द बैच वाइज फंड ट्रांसफ़र process that works from the 8 AM to 6:30 PM on Monday to Saturday और बैंक हॉलीडेज छोड़कर। तो इसमें NEFT भी अगर आप करते हो तो इसके लिए भी टाइमिंग्स अवेलेबल है, डेज अवेलेबल है, क्योंकि ये बैंक हॉलीडेज पे ये नहीं करता है और बाकी आपके डेज पे NEFT आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मेथड होता है हमारे पास RTGS का मेथड होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। Real time gross settlement is a real time electronic fund transfer system between banks. Unlike NEFT, the followed a batch process. RTGS helps the transfer fund in the real time and gross basis. Real time settlement refer to their no waiting time for the money to get transferred. Gross refer to one-to-one transaction. The minimum amount to be referred is 2 lakh rupees. Apart the money helps the transfer security, tradable and financial assets. तो RTGS के अंदर क्या है कि RTGS के अंदर आपकी एक लिमिट है, जैसे NEFT में आपकी टाइम की लिमिट है या डेज की लिमिट है, तो इसके अंदर आपकी लिमिट है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपका 2 लाख तक का होता है कि 2 लाख अगर आपको बड़ा अमाउंट अगर आपको पे करना है किसी को तो आप RTGS को यूज़ कर सकते हैं, और ये रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें किसी तरह की आपको वेट नहीं करनी पड़े ट्रांसफ़र करने के लिए, बहुत फास्ट काम करते हैं। ज़्यादातर ये जो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग फाइनेंशियल एसेट्स वो यूज़ करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि ये फास्ट होता है और यहाँ पे बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो आप RTGS से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है IMPS। IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब ये IMPS क्या है कि IMPS लॉन्च तो हुआ था 2010 में, ये 24/7 आपको अवेलेबल रहता है, इवन द बैंक हॉलीडे भी आपको अवेलेबल रहता है। IMPS मैनेज बाय द नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने IMPS जो है मैनेज किया है। इट ऑफर द इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड एक्सेप्ट बाय ऑल द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो IMPS के थ्रू से भी आप किसी भी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और ये आपको 24/7 यानी कि हर टाइम अवेलेबल है, इसलिए किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कुछ कॉमन मेथड्स थे, जो कॉमन मेथड हमने देखे, आप लोग उन्हें पढ़े इसको। इसके बाद और भी मेथड्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मेथड होता है AEPS। इससे पहले जितने भी मेथड्स मैंने पढ़ाए वो सबको पता थे, सब यूज़ करते हैं उसको। यस मैम। हाँ, इसमें सबको पता है। ये AEPS के बारे में किसी को पता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नो मैम। चलिए, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी मेथड हैं जिस मेथड का हमने जैसे नाम नहीं सुना, हम उसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो पेमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हम उन वाले मेथड्स को हम देखेंगे। तो AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इट्स अ टाइप ऑफ द पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड अलाउ द आधार कार्ड होल्डर टू सीमलेसली मेक द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो AEPS के अंदर आपका कुछ नहीं चाहिए, एक तो बैंक अकाउंट चाहिए और एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उस आधार कार्ड से लिंक करके, मतलब लिंक बैंक अकाउंट होगा, तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। AEPS system aim to empower all the section of the society by making the financial and banking service available through the आधार। यानी कि आधार के थ्रू से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो, ये इसलिए बनाया गया था। AEPS is nothing but an आधार enabled payment system through which you can, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, एंड मेक इंक्वायरी, और आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो AEPS आपका एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू से आप सारे काम कर सकते हैं। ये अलाउ करता है कस्टमर को टू मेक द पेमेंट इन देयर यूजिंग देयर आधार नंबर एंड प्रोवाइडिंग द आधार वेरिफिकेशन एट पॉइंट ऑफ सेल एट द माइक्रो ATM। इसमें आप क्या कर सकते हो, माइक्रो ATM यूज़ किया जाता है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जब आप पे कर रहे, जब आप सेल कर रहे हो, तो उस टाइमिंग में आप जो कस्टमर है उसके आधार की हेल्प से आप पेमेंट ले सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। There is another initiative taken by the National Payment Corporation of India to increase the cashless transaction in India। यानी कि ये बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ये जो गवर्नमेंट है उसने कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए बनाया था, जो डिजिटल इंडिया के अंडर आ रहा था। कस्टमर कैन कैरी आउट ऑल द ट्रांजेक्शन थ्रू द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस और द बैंक एजेंट थ्रू द माइक्रो ATM। यानी कि माइक्रो ATM उनके पास होना चाहिए, उसके थ्रू से वो किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक्सेप्ट फंड ट्रांसफर वेयर यू नीड टू गो टू द स्पेसिफिक बैंक फॉर अदर ट्रांजेक्शन एंड कैन यूज एनी बैंक BC इन ऑर्डर यूज AEPS योर बैंक अकाउंट मस्ट बी लिंक टू द आधार। तो यहाँ पे आपका बैंक में आपको AEPS सर्विस लेनी पड़ेगी और आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड, उसके बाद आप इससे फंड ट्रांसफ़र बहुत ईजीली कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं AEPS को? पहले आपको माइक्रो ATM या बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंक जो एजेंट है उसके पास जाना है आपको, तो आपको आधार नंबर और बैंक का नेम दोनों बताना है। चूज़ द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू वांट टू मेक, और किस टाइप की ट्रांजेक्शन करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन आपका होगा, क्योंकि आधार कार्ड है तो आपका फिंगरप्रिंट और इरीज, आँखों का स्कैन, रेटिना स्कैन, ये दोनों ही लिया जाएगा, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। AEPS आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं,
और C2B एंड B2G दोनों तरह से। C2B क्या होता है? C2B क्या होता है? कस्टमर टू बैंक शायद। यस यस यस, बिल्कुल, कस्टमर टू बैंक। और यहाँ पे कस्टमर टू ग्रुप, अगर कोई ग्रुप ट्रांजेक्शन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमर टू बैंक कर सकते हैं, बैंक टू कस्टमर। इसके बैंक टू कस्टमर क्या, कस्टमर टू बैंक क्यों होता है? क्योंकि आप किसी और पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में। आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल आप कर सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। ठीक है, एक आधार से दूसरे आधार में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है AEPS के थ्रू से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अगला जो मेथड है वो है USSD। USSD की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। दिस इनोवेटिव पेमेंट सर्विस, ये जो पेमेंट सर्विस है ये आपके फ़ोन के थ्रू से होगा, और फ़ोन में आपको ये वाला नंबर आपको डायल करना है *99#। ये अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। USSD इज़ अ ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपका GSM प्रोटोकॉल को ही मानता है। GSM फ़ोन में ये चलते हैं and used to it as a text message. USSD is the familiar with the SMS। तो USSD का सारा काम क्या होता है? ये बेसिकली आपका SMS के थ्रू से होता है, इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। This service has launched to take the banking service every common man across the country। और ये बेसिकली कॉमन मैन के लिए यूज है, क्योंकि कॉमन मैन के पास स्मार्टफोन तो नहीं होता। ज़रूरी तो नहीं है कि सबके पास स्मार्टफोन हो, जैसे हमारे किसान हैं या जो मजदूर होते हैं उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन नहीं होता है। तो उसके लिए, उनके लिए USSD बनाया गया है। बैंकिंग कस्टमर कैन अवेल द सर्विस बाय डायलिंग *99# USSD यूज कोड में। अब ये जो कोड हमारा जो बनता है, जब इसमें आप करोगे तो आपको एक कोड जनरेट होगा। वो मेड अप ऑफ द कैरेक्टर विद अवेलेबल मोबाइल फ़ोन। जो भी आपका फ़ोन है, फ़ोन में एक कैरेक्टर आपको जनरेट होता है। USSD मैसेज विच कैन बी 182 कैरेक्टर लॉन्ग। तो सिक्योर है, इतना बड़ा अगर कैरेक्टर है तो इसमें स्टैब्लिश अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन द फोन एंड अनदर डिवाइस, टिपिकली अ नेटवर्क और द सर्वर। तो यहाँ पे जब भी कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन वही कि आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे के आधार पे आप मतलब दूसरे को आप सेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सर्वर या नेटवर्क से तो कनेक्ट होगा ही, नेटवर्क जब आ रहा है तो। USSD कैन बी द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो USSD यूज़ कर सकता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को। ब्राउजिंग द मोबाइल मनी सर्विस, प्रीपेड कॉलबैक सर्विस, मेन्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड लोकेशन बेस्ड कंटेंट सर्विस। तो जो USSD है, ये सर्विस आपको क्या मिलता है? एक तो मोबाइल को मिलता है, ठीक है, तो मेन्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लोकल लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इसमें, ऐसी सर्विसेज मिलती है। This USSD user interact directly with their mobile phone by making the selection of the various menu। इसमें SMS आपका आता है during the USSD session। USSD message create the real time connection और enable the two-way communication for information as long as the communication line stay open, such as the query answer or mail instantiates। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक तो SMS के थ्रू से आपका बात होता है, ठीक है, आपने कुछ मैसेज भेजा, वहाँ से कोई मैसेज आया, फिर आपने मैसेज भेजा, तो इसमें हमेशा जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अब USSD से आप क्या क्या कर सकते हैं? हाउ USSD इज यूज्ड। USSD सेपरेट पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप मोबाइल बैंक कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्वेस्ट, आप नेटवर्क को अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कस्टमर अपडेट रिक्वेस्ट
आप इसमें डाल सकते हैं। मार्केटिंग सर्वे, अगर आपको कुछ सर्वे कराना है तो आप मार्केटिंग सर्वे भी करा सकते हैं। कॉल बैक सर्विसेज भी है इसके अंदर। और अदर कंफर्मेशन, और भी कंफर्मेशन है। एंड कूपन एंड वाउचर्स तो अवेलेबल है ही। अदर कन्फिगरेशन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर प्लेसिंग ऑर्डर एंड द वेंडर टू अलर्ट द कस्टमर विद देयर ऑर्डर आर ऑन द वे। यानी कि इसके अंदर कस्टमर और जो कस्टमर होता है और जिससे उसने वो सर्विस ली होती है, दोनों का ही जहाँ से ऑर्डर प्लेस होता है, तो यहाँ पे पहले कंफर्मेशन होगा और कंफर्मेशन के बाद ही आगे काम होगा। आपको बहुत सारे कूपन एंड वाउचर्स मिल जाते हैं जब आप इसको यूज़ करते हैं तो। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन। अच्छा, यूएसएसडी सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए तो हम आगे देखेंगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन। जब आप यूएसएसडी से जब आप तो ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहले तो एक आपकी आईडी चाहिए, मतलब MMID। ये याद रखना है। आपका एक पिन जनरेट होता है, वो पिन आपको याद होना चाहिए, तो दोनों तरह की पिन। देन उसके बाद आपको डायल करना है रजिस्टर मोबाइल नंबर से, और फिर सेल्फ सर्विस मोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से आप किसी भी टाइप की इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो यूएसएसडी से जो हमें ऑफर होते हैं सर्विसेज, आप बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन तीनों की हेल्प से। और आप पता कर सकते हो MMID, MPIN आप चेंज कर सकते हो, जनरेट कर सकते हैं OTP को। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है। इसमें जो हम आपके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कुछ लिमिट दे रखी है कि आप एक दिन में 5,000 ही आप भेज सकते हो, और अगर MM की बात करें तो पूरे साल में आप 50,000। मैम विदाउट इंटरनेट चलता है? ये विदाउट इंटरनेट चलेगा। SMS सर्विस है, SMS सर्विस के थ्रू से ही चलता है। मैम अपने सर्विस के दौरान बैंक वाले किसी चार्ज भी नहीं है? हाँ जी, बैंक वाले। मैम मैं ये कह रहा SMS सर्विस है तो बैंक वाले चार्ज भी लेंगे ना मैम, हाँ, वो तो ये अभी फ्री भी। ऑफ कॉस्ट है? नहीं नहीं, चार्ज लेंगे बिल्कुल। मोबाइल बैंकिंग है तो चार्ज इसमें लिया जाता है। तो ये चार्ज ओके। चार्ज मतलब बहुत मिनिमम चार्ज होगा अभी भी। जैसे अगर हम बैंक में जो हमारे पास SMS सर्विस आती है, आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास SMS आ जाता है कि आपका इतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन गया है, तो उसका भी चार्ज जो है बैंक लेती है। यस मैम। हाँ, तो ये सारे चार्ज आपके इसमें से बैंक तो चार्ज लेगी, बट ये आपको सर्विसेज इस तरह की प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो डिजिटल वॉलेट, ये तो कॉमन है, ये सबको पता है डिजिटल वॉलेट क्या होता है। डिजिटल वॉलेट आपका वॉलेट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आप अपना पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिकली वॉलेट में रख सकते हैं, और उसके बाद उससे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करिए, वो सारा जो अमाउंट है वो वॉलेट में से कटता है। कैशबैक अगर कोई आता है तो वो भी आपके वॉलेट में जाता है। तो ये बेसिकली वॉलेट आपका ऑनलाइन सर्विसेज के लिए है। जैसे कि आपका वॉलेट जो है, पेटीएम भी आपके वॉलेट प्रोवाइड करता है आपको, और फ़ोनपे भी आपका वॉलेट प्रोवाइड करता है, और अमेज़ॉन पे है वो भी आपका वॉलेट प्रोवाइड करता है, वॉलेट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो हमारे हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हमारा वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। वॉलेट में भी रखने से आपकी बहुत सारे बेनिफिट, मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों ही हैं। बेसिकली हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको डायरेक्टली बैंक से ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। पहला तो बेनिफिट ये हो जाता है, आपका डायरेक्टली जो अमाउंट है वो वॉलेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हर बार आपको UPI आपको डालना है, या आपको कोई OTP इस तरह के कोई आपका प्रॉब्लम नहीं रहता। आप वॉलेट में एक कुछ पैसे रख सकते हैं और उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
पहला बेनिफिट ये होता है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि आपके फ़ोन का अगर एक्सेस किसी और को अगर मिल जाए तो वो आपके वॉलेट को बहुत इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसमें फिर कोई वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता। अगर किसी को आपके ऐप के बारे में पता है, ऐप ओपन करना आता है और उसको पासवर्ड पता है, तो वो वॉलेट को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक है भी कि आपको अपना डिवाइस जो है सिक्योर रखना पड़ेगा, तो आप वॉलेट से बहुत इजीली आप सेल, परचेज या जो भी ट्रांजेक्शन है आप कर सकते हैं। Digital wallet, also known as the e-wallet, refer to the electronic device, online service or the software program allow the one party to make the electronic transaction with the another between digital currency unit the goods and service। यानी कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दिस इंक्लूड द परचेजिंग आइटम ऑन द लाइन विद अ कंप्यूटर और यूजिंग अ स्मार्टफोन और परचेज द समथिंग एट स्टोर। तो आपको अगर स्टोर पे जाके ख़रीदना है, आपको ऑनलाइन परचेज करना है, तो दोनों में ही वॉलेट यूज़ होता है। मनी कैन बी डिपॉजिट, डिजिटल वॉलेट, सबसे पहले ट्रांजेक्शन से पहले आप वॉलेट में आप उसको मनी ट्रांसफ़र कर लें। इन केस द इंडिविजुअल बैंक अकाउंट आर लिंक टू द डिजिटल वॉलेट, तो इसमें आपका कनेक्ट होना चाहिए पहले तो बैंक अकाउंट। यूज़र माइट ऑल्सो हैव द ड्राइवर लाइसेंस, हेल्थ कार्ड, लॉयल्टी कार्ड एंड अदर ID डॉक्यूमेंट स्टोर विद इन अ वॉलेट। और वॉलेट यूज़ करने के लिए एक ID आपकी ज़रूर होनी चाहिए कनेक्टेड। आधार होता है आपका, कोई ID कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है। वॉलेट को जब भी हम एक्टिवेट करते हैं तो एक ID ज़रूर उसमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। The credential can be passed to the merchant terminal wirelessly via the NFC। और जब भी आप वॉलेट से कुछ पे करते हैं तो पहले आपकी जो ID है वो मर्चेंट आपका उसी ID ट्रांजेक्शन के साथ आपकी ID भी चली जाती है, फिर वो उसको वेरीफाई करके आपका ट्रांजेक्शन जो है एक्सेप्ट कर देते हैं। डिजिटल वॉलेट आर बीइंग मेड नॉट just for the basic financial transaction but also the authentication holder credential। तो इसमें ऑथेंटिकेट भी हो जाता है कि जिस यूज़र से हम पैसे ले रहे हैं, जिस कस्टमर से हम पैसे ले रहे हैं, वो कस्टमर आपका ऑथेंटिकेटेड कस्टमर है, क्योंकि उसकी ID ऑटोमेटिक मर्चेंट के पास पहुंच जाती है। अ डिजिटल वॉलेट वुड वेरीफाई द एज ऑफ द बायर। बायर की एज जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अल्कोहल परचेज कर रहा है तो द सिस्टम हैड ऑलरेडी गेन पॉपुलैरिटी इन जापान। तो जापान में इसको बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी मिलता है, सबसे पहले वहाँ पे यूज़ हुआ था। वेयर द डिजिटल वॉलेट आर नोन एज अ वॉलेट मोबाइल, वहाँ पे उसको वॉलेट मोबाइल के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इज़ अ डिजिटल वॉलेट वेयर द प्राइवेट की एंड स्टोर द क्रिप्टो करेंसी लाइक द बिटकॉइन। और अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहाँ पे भी वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिससे हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनका अपना एक वॉलेट है, उस वॉलेट से आप तो क्रिप्टो करेंसी में जो है परचेज़ कर सकते हो या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न भी आपको वॉलेट में ही मिल जाएगा। इसमें डायरेक्टली बैंक कनेक्टेड नहीं होता, इसमें सारा ट्रांजेक्शन वॉलेट के थ्रू से होता है। Digital wallet has both the software and information component, secure and fair electronic payment system most issue। The software provides the security encrypt for the personal information and for the actual transaction। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो वॉलेट के साथ होते ही है, और जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती है तो वहाँ पे भी कुछ क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड पर्सन होना चाहिए। डिजिटल वॉलेट आर स्टोर्ड इन द क्लाइंट साइड एंड सेफली मेंटेन द फुली कंपैटिबल विद द ई-कॉमर्स वेबसाइट। और ये हमारा वॉलेट जो है क्लाइंट की साइड पे आता है, OTP तो फिर भी हमें सर्वर भेजता है, बट डिजिटल वॉलेट में सारी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ ही रहती है और हम उससे किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक और मेथड होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ सेल आप इसको पेमेंट कर रहे हैं।
ये होता है वेयर द रिटेल ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड, यानी कि जहाँ पे हमारा रिटेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है उसी टाइम उसी जगह पे जब हम पेमेंट करते हैं उसको पीओपी या पीओएस कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल द मर्चेंट कैलकुलेट द अमाउंट ओन बाय द कस्टमर। अब हमने ख़रीदा, उन्होंने कैलकुलेट करा, इनवॉइस तैयार करी, इनवॉइस तैयार करने के बाद हमने उनको पेमेंट कर दी। इट इज़ ऑल्सो द पॉइंट ऑफ विच अ कस्टमर मेक अ पेमेंट और द मर्चेंट टू एक्सेस द गुड्स और द आफ्टर प्रोविजन ऑफ द सर्विस, यानी कि इसमें ये होता है कि कस्टमर तभी आपका पेमेंट करेगा जब उसको या तो गुड्स मिल जाएगी या फिर उसको सर्विसेज मिल जाएगी। फिर रिसीव करने के बाद पेमेंट मर्चेंट में इशू अ रिसिप्ट, वो एक रिसिप्ट भी जनरेट करता है प्रिंटेड बट ऑल्सो विद स्पेंट विद द सेंट इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल भी जाता है। जैसे कि अगर हम पॉइंट ऑफ सेल कहें तो जब भी हम कोई बिल पे कर रहे होते हैं या हम कोई रिचार्ज कर रहे होते हैं तो उसमें हमें रिसिप्ट्स भी मिल जाते हैं, साथ के साथ हमें हम पे भी कर देते हैं, तो वो चीज़ भी आपका पॉइंट ऑफ सेल होती है कि पॉइंट ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ पॉइंट आप पेमेंट कर रहे हैं जब रिसिप्ट जनरेट हो रही है उसके बाद। ठीक है, तो ये वाले अलग कुछ इसमें कुछ डिफरेंट मेथड थे जो हमने देखे। ये हमारे अलग अलग टाइप के मेथड अगर आज हमने देखे हैं जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हम डिजिटली पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आप लोग और कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं? आपको अगर कोई नया मेथड पता है जिसके थ्रू से आप पेमेंट करते हो या उसके अप्स एंड डाउन्स या प्रॉन्स एंड कॉन्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कुछ इनपुट दीजिए। आप सभी लोग तो मेरे ख्याल में डिजिटल पेमेंट करते ही होंगे। यस मैम। तो इसके यस अलावा आप मैम। कौन कौन से मेथड आप यूज़ करते हो या इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हो? ई वॉलेट हो गया, यूपीआई हो गया एंड एनईएफटी एंड हम्म, ये क्यूआर सब हो, क्यूआर एंड क्यूआर ये वाले आप मेथड यूज़ करते हो पेमेंट करने के लिए। इसमें आपको सबसे इजी कौन सा लगता है कि सबसे इजी मेथड कौन सा है जिससे आपका पेमेंट हो जाता है इजीली? क्यूआर कोड। क्यूआर कोड। क्यूआर कोड से इजीली पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसे कौन से मेथड हैं जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सही नहीं है? कोई है ऐसा? मैं वॉलेट में पैसे रखना चाहिए, मतलब ई वॉलेट में। वॉलेट में रखना नहीं नहीं, सेफ है। वॉलेट भी, हाँ। बेटर। क्यूआर चलते तो सडनली तुरंत पेमेंट हो जाती है, बट बेटर ये है कि वॉलेट का जो मनी है वॉलेट में ही सेव रहता है, ट्रांसफर नहीं कर सकती किसी अकाउंट में। नहीं, बहुत सारे चार्जेबल है बिकॉज। ऐसे होते हैं जिसमें वॉलेट में अगर पैसा है तो उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसके लिए फुल केवाईसी चाहिए होता है। यस मैम, चार्जेबल भी कुछ होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती है और मतलब उसके लिए फुल केवाईसी होना चाहिए। अगर कंप्लीट केवाईसी है आपकी तो हम वॉलेट का पैसा मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अकाउंट से वॉलेट में तो बहुत इजीली आ जाता है, बट वॉलेट से अकाउंट में जाने के लिए हाँ फुल केवाईसी चाहिए उसके लिए। आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं जिसमें आप वॉलेट का यूज़ करते हैं? मैम देखो तो मैं पेटीएम ही यूज कर रहा हूँ। पेटीएम। पेटीएम के वॉलेट। यस मैम। ओके ओके, पेटीएम के वॉलेट में तो पेटीएम के वॉलेट से तो आई थिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है ना? नहीं, वॉलेट से नहीं, अगर मैम मनी है अगर बैंक में ट्रांसफर करना है तो चार्जेबल है 5%। ओके। अच्छा, यस उसका मैम। फाइन उसका कटता है कुछ अमाउंट। यस मैम। ओके।
पारस आप कौन सा यूज़ करते हो? पेटीएम यूज़ करते हो? आपकी आवाज़ ठीक से आ रही है, शोर ज़्यादा आ रहा है आपको। हेलो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ कम और शोर ज़्यादा आ रहा है वहाँ से। सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है शायद। एक मिनट में वही कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। मनीष आप क्या यूज़ करते हो? मैम यूपीआई वैसे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हम्म। यूपीआई है, अमेज़न पे भी है। अमेज़न पे भी है। हाँ, मैम यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा इस्तेमाल है और अमेज़न मैम पे। एक पे जी मैम, उसमें पे लेटर का भी ऑप्शन आता है उसमें। यस। हाँ, जी, इसमें अमेज़न पे पे। आप जिसमें अमेज़न पे भी है और पेटीएम में भी है पे लेटर, और फ्लिपकार्ट पे भी पे लेटर का ऑप्शन है। ओके, तो इसमें पे लेटर जी, मतलब कुछ सिलेक्टेड ही होंगे जहाँ पे आप मतलब बाद में पे कर सकते हैं, आई थिंक। यस मैम, कुछ-कुछ कस्टमर के लिए है ये, ओके। सबके लिए नहीं है। सबके उसके लिए लिए। मैम अप्लाई करना पड़ता है। अगर एलिजिबल हैं तो खुद देंगे आपको तो ऑप्शन। तो उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है पे लेटर का? मैम उसके लिए जॉब का एक वो माँगते हैं कि मतलब आप कैसे पे करेंगे अगर आप पे लेटर यूज़ करते हैं तो। ओके, तो मतलब वो आपको एक ड्राफ्ट मनी दे देते हैं पहले से, यस और मैम। मतलब करंटली उनके अपने अकाउंट से वो कटेगा और बाद में फिर आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगा पे लेटर में। यस मैम, एक एक मैम वो जैसे हमने कोई पेमेंट की तो हम 1 महीने बाद पे कर सकते हैं। 1 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो पेमेंट जो है वो पहले पेटीएम कर देगा, वो आपके अकाउंट से शायद 1 महीने के विद इन या उसके बाद करेगा। यस मैम, ये ऐसे कुछ है। हाँ, आई थिंक कुछ होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो मर्चेंट है या जो कंपनी है उसको तो साथ के साथ पेमेंट चाहिए होती है। वो तो आई यस मैम। थिंक हाँ, जैसे ऊबर है, ऊबर में आपका ये फैसिलिटी है कि आपको मतलब 24 आवर्स के अंदर आप पे कर सकते हो अगर आपने राइड बुक करी है तो वहाँ पे एक पे लेटर ये एक छोटा सा ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। जी। बिल्कुल। हाँ जी पारस, आपका वॉइस ठीक हुआ? हेलो। अभी भी वैसा ही साउंड आ रहा है, हाँ, लेकिन बताइए। कनेक्ट कर हेडफोन भी कनेक्ट कर दिया दोबारा।